नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। विपक्ष के हंगामे के साथ शुरू हुई संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही। राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए हुई स्थगित। आज से शुरू हुआ राष्ट्रीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल भी हुआ लॉन्च। बांग्लादेश में संत चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी और हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ भारत में आक्रोश। आज कोलकाता में बांग्लादेश उप उच्चायोग के सामने प्रदर्शन करेगी बीजेपी। इजराइल हिजबुल्लाह के बीच 60 दिन का संघर्ष विराम लागू। संयुक्त राष्ट्र ने किया फैसले का स्वागत। नेतन्याहू ने कहा, अगर हिजबुल्लाह ने तोड़ा समझौता तो होंगे हमले। और इस्लामाबाद में इमरान खान की रिहाई को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन। कम से कम 6 लोगों की मौत, सैकड़ों गिरफ्तार। तो संसद में कामकाज के लिहाज से शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। पहले दिन की तरह ही आज के दिन की शुरुआत भी विपक्ष के हंगामे के साथ हुई। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई, तो वहीं राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित हो गई। अगर विधायी कार्यों की बात की जाए तो लोकसभा में 2 महत्वपूर्ण बिल पारित करने के लिए सदन के पटल पर रखे जाने हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंककारी विधियां संशोधन बिल 2024 सदन में पेश करेंगी। इस बिल के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 की धारा को संशोधित किया जाएगा। लोकसभा में ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेलवे संशोधन बिल 2024 सदन के पटल पर बिल को पारित कराने के लिए पेश करेंगे। इस बिल में रेलवे संशोधन एक्ट 1989 में बदलाव लाने का प्रावधान है। और संसद सदस्यों ने आज गणेश वासुदेव मालवंकर की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। और इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत अन्य लोग वहां मौजूद रहे। मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। ये तस्वीरें संसद सदस्यों ने पुष्पांजलि अर्पित की। तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे मावलंकर और तमाम संसद सदस्यों ने पुष्पांजलि अर्पित की। आप देख सकते हैं ओम बिरला जी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे, और जाने माने कारोबारी गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर लगे गए आरोपों को अडानी समूह ने सिरे से खारिज कर दिया है। अडानी समूह ने एक बयान में कहा है कि गौतम अडानी और उनके भतीजे पर रिश्वतखोरी का कोई आरोप नहीं है। इसके अलावा उन पर एक मामले में अमेरिकी अधिकारियों की ओर से कोर्ट में दायर अभियोग में अमेरिकी विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम FCPA के किसी भी उल्लंघन का आरोप भी नहीं लगाया गया है। कंपनी ने जोर देकर कहा है कि केवल एज्योर पावर के अधिकारियों और एक कनाडाई निवेशक पर ही रिश्वतखोरी के आरोप लगे हैं। अडानी समूह ने अपने बयान में कहा है कि भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से संबंधित आरोप में केवल एज्योर पावर के रंजीत गुप्ता, सिरिल कैम्बेस और सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रूपेश अग्रवाल और CDPQ डे स्पॉट और अजूर के सबसे बड़े शेयरधारक का नाम इसमें शामिल है। बयान में यह भी कहा गया है कि अडानी समूह के किसी भी अधिकारी का नाम इसमें नहीं है। अडानी समूह ने सभी आरोपों से इनकार किया है और इनकार करते हुए कहा है कि वो अपने बचाव के लिए हर संभव
कानूनी कदम उठाएगा। कंपनी ने यह भी कहा है कि अभियोग में किसी भी जुर्माने या फिर दंड को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। अमेरिकी अदालत में अडानी समूह के खिलाफ आरोपों पर पूर्व अटॉर्नी जनरल और वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा है कि ये एक अभियोग है और इस पर अडानी अमेरिका में कानूनी परामर्श लेंगे। उन्होंने 5 आरोपों के बारे में बताया कि जिसमें आरोप संख्या 1 और आरोप संख्या 5 अधिक महत्वपूर्ण है। मुकुल रोहतगी ने कहा है कि इन दोनों आरोपों में अडानी का नाम नहीं है। When you look at a charge sheet, you have to be specific to say that so and so has done such and such act, so and so has bribed certain individuals, because this is a charge sheet alleging that these people, including Adanis, have bribed Indian officials in Indian entities relating to supply and purchase of power. But I do not find a single name or a single detail in the charge sheet as to who has been bribed, in what manner has he been bribed, and the official belongs to such and such department. This charge sheet is completely silent. Count 1 and count 5, the Adanis are not named, but several other persons are named. Whether they are connected with Mr. Adani or not, they will respond, but I just wanted to clear the air that the Adanis are not named in count 1, violation of the Foreign Corrupt Practice Act, or count 5, relating to obstruction of justice. और अमेरिकी अदालत में अडानी समूह के खिलाफ लगे आरोपों पर राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी का भी बयान आया है और कहा है कि इस मामले में अडानी या फिर अडानी ग्रीन के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई अपराध का आरोप नहीं लगाया गया है। No offense is alleged in the indictment against any of the Adanis or Adani Greens. Please remember that the whole issue is about issuing of bonds in the US by Adani Greens. The alleged violation in the US is that bonds were issued without informing the bondholders, the investors, that there were violations in India. Now, if that is the substratum of the whole case, please note, the case is that you induced people in America to subscribe to these bonds without informing them that you were indulging in bribes to get contracts in India. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट को लेकर एक प्रश्न का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इससे संबंधित मौजूदा कानून को और सख्त बनाने की जरूरत है ताकि सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट को नियंत्रित किया जा सके। आज सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म का जो युग है, इसमें जो पुराने कई इंस्टीट्यूशंस थे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, और जो एक प्रेस का एक प्रकार था, जिस प्रकार से एडिटोरियल कंटेंट होता था, एडिटोरियल चेक होता था, कोई भी चीज़ छप रही है वो सही है गलत है, उसके बारे में पूरा एक निर्णय लेके मीडिया के अंदर लाया जाता था, वो एडिटोरियल चेक आज ख़त्म हो गया है। उस एडिटोरियल चेक के ख़त्म होने के कारण आज सोशल मीडिया एक तरफ से फ्रीडम ऑफ प्रेस का एक बहुत बड़ा माध्यम है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ एक अनकंट्रोल्ड एक्सप्रेशन जिसमें कई तरह के वल्गर कंटेंट वगैरह भी आते हैं। अभी जो एग्जिस्टिंग कानून है माननीय अध्यक्ष जी, उसको निश्चित तौर पे और कड़ा करने की ज़रूरत है और मैं निवेदन करूँगा इसके ऊपर एक कंसेंसस बने। और हमारे सहयोगी संवाददाता ऋषि कुमार जुड़ गए हैं हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए। ऋषि, बेहद महत्वपूर्ण संसद का ये शीतकालीन सत्र, कई जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं उन पर चर्चा होनी है, लेकिन विपक्ष अपनी अड़ंगे लगाने से, हंगामा करने से बाज नहीं आ रहा है। आखिर क्यों इतना हंगामा है?
देखिए, आज जिस तरीके से शीतकालीन सत्र का वैसे तो तीसरा दिन है, लेकिन कार्य दिवस के रूप में दूसरा है, क्योंकि कल संविधान दिवस के अवसर पर दोनों ही सदनों की कार्यवाही को संयुक्त बैठक के रूप में तब्दील करके केंद्रीय कक्ष में ये कार्यक्रम था। इस वजह से आज अगर हम देखें तो सरकार को उम्मीद थी कि जो उनके विधायी कार्य हैं, जो उन्होंने लिस्टेड रखे हुए हैं, उनको कम से कम आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि कल के दिन के बाद जिस तरीके से विपक्ष की कल भूमिका रही थी, उसके बाद सरकार को लगा था कि शायद कुछ काम आगे बढ़ने में कुछ मदद मिले। लेकिन हमने देखा कि राज्यसभा में भी और लोकसभा में दोनों ही सदनों में शोर शराबा और हंगामा देखने को मिला, जिसकी वजह से पहले लोकसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई और राज्यसभा को पहले 11:30 और उसके बाद कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। दोनों ही सदनों में विपक्ष के मुद्दे वैसे तो अलग अलग थे, लेकिन राज्यसभा में देखें तो 18 कार्य स्थगन प्रस्ताव के नोटिस थे, जो कि कहीं से भी जिनका के पालन कर पाना मुझे नहीं लगता कि सभापति के लिए संभव है, क्योंकि 18 अगर नोटिस हैं तो किसी एक पर कैसे फैसला लिया जाए। दूसरी बात, जो मुद्दे रखे गए थे उन पर सभापति ने कहा कि आपके पास शून्यकाल में उन सबको उठाने का अवसर रहेगा, आप उन्हें उठा सकते हैं। लेकिन राज्यसभा में शोर शराबा हंगामा के चलते पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, 11:30 और कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में भी वस्तुतः यही स्थिति रही, लेकिन वहाँ पर पहले 12 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित हुई और अभी जो खबरें मिल रही हैं कि 12 बजे भी जब लोकसभा शुरू हुई है तो उसके बाद जो है वहाँ पर हंगामा देखने को मिला है। और अभी जैसे कि कहा जा रहा है कि कल तक के लिए लोकसभा को भी स्थगित कर दिया गया है। वो जो वहाँ पर भी जो मसला है, ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं वो उत्तर प्रदेश में संबल के मसले को लेकर हंगामा कर रहे थे। तो ये पूरी की पूरी स्थिति है जिसमें कि विपक्ष के जो मुद्दे हैं वो अपना दोनों सदनों में रखने के लिए शोर शराबा उनका हंगामा है। लेकिन सरकार की कोशिश है, हालांकि प्रश्नकाल को लोकसभा में चलाने की कोशिश की गई, लेकिन वो हंगामे की वजह से आगे नहीं बढ़ पाया। जबकि राज्यसभा में देखें तो शून्यकाल के दौरान ही हंगामा हुआ और प्रश्नकाल तो वहाँ पर चल ही नहीं पाया। जी बिल्कुल, अपने दर्शकों को बता दें कि लोकसभा भी आज दिन भर के लिए एडजर्न हो गया है, स्थगित हो गया है। ऋषि, जैसे कि बात अडानी समूह की हो रही है, हमने तमाम बाइट्स सुनी, तमाम पूर्व अटॉर्नी जनरल को भी सुना, वरिष्ठ अधिवक्ता को भी सुना कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर वो पूरी तरह से निराधार हैं। तो ऐसे में हंगामा करने का आखिर क्या मतलब है? देखिए, हालांकि हंगामा सिर्फ अडानी ग्रुप में भ्रष्टाचार, कथित भ्रष्टाचार को लेकर ही नहीं है, और भी मुद्दे हैं जिसके लेकर हंगामा हो रहा है। लेकिन हाँ, इस मुद्दे को लेकर ज़रूर अब जो आज घटनाक्रम हुआ है उसके बाद विपक्ष को सोचना होगा कि वो इस पर क्या रणनीति अपनाएं, क्योंकि अब तक उस ग्रुप की तरफ से उस तरीके का कोई काउंटर नहीं हुआ था। और अब जिस तरीके से तमाम जो पक्ष हैं, चाहे वो सीनियर एडवोकेट हों, इस तरीके की बातें रख रहे हैं, तो उसके बाद इस मसले पर देखना होगा कि विपक्ष की क्या रणनीति रहती है। लेकिन आज जो खासतौर से लोकसभा में हंगामा हुआ उसमें उत्तर प्रदेश के संबल का मसला ज़्यादा हावी रहा। जी बिल्कुल, अगर देखिए, अगर विपक्ष की रणनीति सिर्फ घेरने की ही है तो ये तो कहीं ना कहीं संसद का समय बर्बाद करना है, लोगों का समय बर्बाद करना है, टैक्स पेयर्स का पैसा भी बर्बाद करना है। कहीं ना कहीं इस पर विपक्ष को सोचना होगा। बिल्कुल, देखिए, संसद के सत्र के दौरान हम जानते हैं कि हर एक घंटे को चलाने में लाखों रुपए की खर्च आता है, और ये बात आज से नहीं, हमेशा से कही गई है कि सदन को चलाने के लिए जो खर्च है वो टैक्स पेयर के ज़रिए जो पैसा इकट्ठा होता है वो लोगों का ही पैसा होता है निश्चित तौर से। लेकिन विपक्ष का कहना है कि वो अपने मुद्दों को रखने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक बीच का रास्ता ज़रूर निकलना चाहिए जिससे कि जो कामकाज है वो आगे बढ़ पाए। अब जैसे जो विधेयक हैं, अगर उनकी बात करें तो पहले दिन जो विधेयक सूचीबद्ध किए गए थे उनमें से आज भी अगर जिस तरीके से हम देख ही रहे हैं कि दोनों ही सदन कल तक के लिए स्थगित हैं, तो किसी भी विधेयक को अभी तक नहीं लिया गया है और प्रश्नकाल भी नहीं चल पा रहा है। प्रश्नकाल को अगर हम देखें तो प्रश्नकाल के लिए तमाम तैयारियां की जाती हैं। 2-2 महीने पहले जो प्रश्न हैं, जो लिखित प्रश्न होते हैं उनसे संबंधित जो ब्यौरे तैयार किए जाते हैं, तो एक विस्तृत इसमें तैयारियां होती हैं संसद के जो सत्र होते हैं उनके लिए। और जब ये प्रश्नकाल मान लीजिए नहीं हो पाता है तो जो जानने का हक जनता को भी है, अगर कोई भी प्रश्न रखा जा रहा है किसी सांसद के द्वारा तो उससे वो महरूम रह जाते हैं। हालांकि इस मामले में संसद में एक प्रक्रिया शुरू की गई है कि अगर प्रश्नकाल का समय तक संसद का कोई भी सत्र चलता है तो कम से कम
संसद का कोई भी दिन चलता है जिस कार्य दिवस के रूप, तो उस दिन वो कम से कम उस दिन के जो लिखित प्रश्न के जवाब हैं वो ज़रूर टेबल कर दिए जाते हैं, जिससे कि जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका जवाब सांसदों को और लोगों को मिल पाए। ऋषि, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लोकसभा की कार्रवाई जो पूरे दिन के लिए स्थगित हुई है, आखिर कौन कौन से मुद्दे उठाए गए और किस पर ज्यादा हंगामा हुआ है जिसके कारण कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है? देखिए, राज्यसभा में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 5-6 मुद्दे थे, लेकिन लोकसभा में जो सबसे बड़ा मुद्दा जो खासतौर से समाजवादी पार्टी की तरफ से रखा गया वो उत्तर प्रदेश का मसला था, जिसमें कि संभल में हिंसा को लेकर वो वहाँ पर कार्रवाई को लेकर उनका रोष व्यक्त कर रहे थे और वो तमाम तरीके के आरोप भी राज्य सरकार पर लगा रहे थे, जिसको कि लेकर अलग अलग मांगें भी रखी जा रही हैं कि वहाँ पर संसद का जो टीम है, पार्लियामेंट की जो सांसद हैं उनकी भेजी जानी चाहिए। और इसको लेकर उनका जो सबसे ज़्यादा हंगामा इस समाजवादी पार्टी का ही देखने को मिला और इसी वजह से लोकसभा की कार्रवाई बाधित हुई है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार का संभल मुद्दे को लेकर उनका हंगामा है विपक्ष का, वो कहीं ना कहीं उनके चेहरे को एक तरह से साफ करता है। वो दिखाता है कि वो प्रशासन को ठीक से काम करने देने के पक्ष में नहीं है। बिल्कुल, देखिए वहाँ पर अगर संभल की कार्रवाई की बात करें तो पुलिस की तरफ से तमाम बयान आए हैं कि किस तरीके से वहाँ पर हिंसा की शुरुआत की गई, हिंसा के लिए कितनी तैयारियाँ की गई, तो तमाम पुलिस के वर्जन हैं। उसके आधार पर उन्होंने साक्ष्य भी जुटाए हैं और जो CCTV कैमराज हैं उनके माध्यम से जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की भी बात की जा रही है और की भी है कार्रवाई। सबसे बड़ी बात होती है कि किसी भी जगह पर जब कानून व्यवस्था ख़राब होती है तो सबसे पहले प्रशासन को वहाँ पर शांति स्थापित करने में जो मशक्क़त करनी पड़ती है उसको अगर राजनीतिक रंग न दिया जाए तो मुझे लगता है ज़्यादा आसानी होती है कि जो प्रशासन है उसको शांति व्यवस्था कायम कर पाने में। हालांकि वहाँ पर जो अभी रिपोर्ट्स हैं शांति व्यवस्था बहाल की जा चुकी है, स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि संसद कहीं ना कहीं सियासत का भी एक बड़ा गलियारा होता है। ख़ास तौर से विपक्ष इस मुद्दे को, ऐसे मुद्दों पर ज़्यादा हंगामा करता है जिसकी वजह से वहाँ पर जो कार्रवाई होती है, अब जैसे वहाँ पर समाजवादी पार्टी के सांसद ख़ास तौर से चाहते हैं कि उनको वहाँ जाने दिया जाए, जबकि वहाँ के ज़िला प्रशासन ने साफ कहा है कि किसी भी राजनीतिक मूवमेंट को अगर वहाँ पर होने दिया जाएगा तो वहाँ की शांति व्यवस्था ख़राब हो सकती है। तो ऐसे में वो जो स्थिति है जिसमें कि राजनीतिकरण किसी भी घटनाक्रम का होता है, उससे वहाँ की जो जांच की प्रक्रिया है कई बार वो भी प्रभावित होती है। निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी का जो उग्र प्रदर्शन वहाँ नहीं हो पा रहा है तो उन लोगों ने अपनी रणनीति के तहत यहाँ पर लोकसभा में वो हंगामा और शोर शराबा कर रहे हैं, जिसके चलते कि सदन की कार्रवाई बार बार बाधित हो रही है और हमने देखा है कि 2 दिन इसमें अब ख़राब हो चुके हैं, जबकि हम जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 19 दिन है शीतकालीन सत्र के जो कार्य दिवस है उनमें से। तो अगर हम कहें तो एक बड़ा नुकसान शुरुआत में विपक्ष ने कर दिया है संसद की कार्रवाई के लिहाज से देखें तो बिल्कुल अपने दर्शकों को बता देते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पर खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए DD न्यूज़। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ दमके दमके, त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीटी न्यूज। एक और जहां संसद में विपक्ष संभल के मुद्दे पर हंगामा कर रहा है, तो वहीं संभल में हिंसा के बाद हालात सामान्य हो रहे हैं। जनजीवन पटरी पर लौट रहा है। जामा मस्जिद के पास कुछ दुकानों को छोड़कर संभल के सभी बाजार और स्कूल खुल गए हैं। इंटरनेट सेवा पर फिलहाल बंद है। हिंसा में जान गंवाने वाले 4 लोगों के परिजनों ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की अलग अलग एफआईआर दर्ज कराई हैं। उधर प्रशासन उपद्रव में शामिल लोगों के फोटो भी मीडिया में जारी करेगा ताकि उन्हें पकड़ने में आसानी हो। पुलिस ने पथराव करने वाले सैकड़ों आरोपियों को चिन्हित कर लिया है और गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ दबिश दी जा रही है। संभल शहर के अलावा आसपास के कस्बों और गांवों में भी उन्हें ढूंढा जा रहा है। संडे को जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद में पुलिस द्वारा एहतियातन तौर पर इंटरनेट है वो शट डाउन करने के लिए रिक्वेस्ट किया था। वो अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन उसके अलावा बाकी जितने प्रकार की नॉर्मलसी है वो वापस आ चुकी है। आज स्कूलें भी खुली थी। उस दिन के इंसिडेंट में जो सम्मिलित थे उन सब के सीसीटीवी हैं वो प्रोसेस कर लिए गए हैं। 100 से ज़्यादा लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। लास्ट 24 आवर्स में हमने कुल 27 लोगों को जेल भेजा है। उनमें से 25 पुरुष और 2 महिलाएँ हैं। जियाउर रहमान को 168 BNSS का नोटिस है, वो 23 नवंबर को दिया गया था और उनको व्हाट्सएप से पर्सनली उनके मोबाइल पे भी भेजा गया था। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी विधिक कार्रवाई है वो सारे सबूत हैं उनके आधार पर ही की जाएगी। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद स्थिति सामान्य है। इसे लेकर मुरादाबाद कमिश्नर अनंजय कुमार सिंह ने परिजनों की सहमति से ही एफआईआर दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा है कि घटना में 3 नाबालिगों का नाम सामने आया है। परिजनों को इनवाइट किया है, अगर वो एफआईआर लॉन्च करना चाहे बेशक हम उनका एफआईआर लॉन्च करेंगे। 4 व्यक्तियों का मारा जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। परिवारों की जो वेदना है उसको हम समझ सकते हैं। लोगों के बहकावे में आकर बयान न दें, बेहतर होगा कि वो एफआईआर लॉन्च करें। और तीन परिवारों की तरफ से तहरीर आ भी चुकी है। हम ओपन हैं, हम ट्रांसपेरेंट हैं। मैं एश्योर करता हूं कि हर एक चीज़ का साक्ष्यों के आधार पर उनकी जांच होगी और साक्ष्यों के आधार पर ही कार्रवाई होगी। वहीं संभल मामले पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष हार के कारण हताश है और इस कारण वो सरकार को बदनाम करना चाहता है। ऐसे में विपक्ष को जवाब देना चाहिए कि वो नकाबपोश कौन थे। उपचुनाव के हार के बाद विपक्ष हताश, निराश और अवसादग्रस्त है और इसमें वो एन केन प्रकारेण उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने का कोई भी हथकंडा छोड़ना नहीं चाहती। विपक्ष को जवाब देना चाहिए ये नकाबपोश कौन थे। विपक्ष को जवाब देना चाहिए हाथों में गोली लेकर, रिवॉल्वर लेकर गोली चलाने वाले ये तत्व कौन थे। हाथों में पत्थर लेकर चलाने वाले लोग कौन थे। निश्चित रूप में ये गरीब जनता नहीं हो सकती। ये प्रशिक्षित लोग थे जो हर जगह हंगामा खड़ा करके सरकार को बदनाम करने के लिए सामने आते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी आ रहा है। अभी पुलिस ने फुटेज दिए हैं। जो लोग हाथों से गोली चला रहे हैं बचेंगे कोई नहीं। जो लोग पत्थर फेंक रहे हैं दंड के अपराधी हैं। और लखीमपुर खीरी केस में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के मामले में पीड़ित पक्ष ने याचिका दायर कर आरोपी आशीष मिश्रा पर आरोप लगाया है कि वो गवाहों को धमका रहा है। आशीष मिश्रा के वकील ने आरोप को गलत बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को उस पर लगे आरोप को लेकर 4 हफ्ते में हलफनामा दायर करने को कहा है। लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचलकर मारने के केस में आशीष मिश्रा आरोपी है। अभी सुप्रीम कोर्ट से उसे सशर्त जमानत मिली है। और अब अगली खबर, महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन और सीएम पद के नाम पर बैठकों का दौर जारी है। और इसी मुद्दे पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद अशोक चव्हाण से बात की है हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण हमारे साथ हैं। सर, इंतजार है कि कब नई सरकार का गठन होगा महाराष्ट्र? इंतजार की जरूरत नहीं है, ठीक समय पर बनेगी। तीनों जो गठबंधन के पार्टनर्स हैं उनको सबको विश्वास में लेकर ही फैसला होगा। इसमें कोई देर की बात ही नहीं है। कब बैठक होनी है? चूंकि एनसीपी तीनों पार्टनर्स को देखिए, ऐसा है शिवसेना और बीजेपी, इतना बड़ा फैसला स्टेट चलाना है तो तीनों को विश्वास में देना चाहिए। विश्वास में लेके सबके एस्पिरेशंस क्या है, सबकी क्या उम्मीद है, सबकी क्या मांगे हैं, वो ध्यान में लेके फैसला होगा। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जो है
काफी चर्चाओं का दौर चल रहा है और जल्दी फैसला हो जाना चाहिए था, तो क्या 4 दिन बीते हैं, अब सरकार रिजल्ट आके 4 दिन हुए हैं। आई डोंट थिंक देयर इज एनी डिले। तो कह रहे हैं कि कोई देरी नहीं और जल्दी फैसला ले लिया जाएगा कि महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अशोक चौहान जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो बात कर रहे थे हमसे और कोई कह रहे हैं कि अभी 4 ही दिन हुए हैं चुनाव नतीजे आने में, तो लिहाजा ये जो कहा जा रहा है कि देरी हो रहा है, ऐसा कतई नहीं है। कैमरामैन अनिकेत के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि भारत में भी संत चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी और हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। खासतौर पर कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी आज कोलकाता में बांग्लादेश उप उच्चायुक्त के सामने प्रदर्शन करेगी। भाजपा कार्यकर्ता उत्तर 24 परगना जिले के पेट्रापोल में भारत बांग्लादेश सीमा पर नाकाबंदी करेंगे। इससे पहले कल भी विधानसभा के बाहर भाजपा ने प्रदर्शन किया। अधिकारी के नेतृत्व में विधायकों ने विधानसभा परिसर में रैली निकाली और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारे लगाए। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बांग्लादेश में संत चिन्मय कृष्ण दास को हिरासत में लिए जाने की कड़ी निंदा की है। सोशल मीडिया में अपने संदेश में केजरीवाल ने कहा कि बांग्लादेश में अन्यायपूर्ण तरीके से गिरफ्तार किए गए संत चिन्मय कृष्ण दास जी के साथ पूरा देश एकजुटता के साथ खड़ा है। और अब दिल्ली में वायु गुणवत्ता की स्थिति की बात करें तो लगातार खराब बनी हुई है, जिससे दिल्ली वासियों और पर्यटकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे पर जनता से बात की है हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने। मैं यहीं दिल्ली में रहता हूं और यहाँ का AQI आजकल आए दिन बहुत ज़्यादा हो गया है और हमें सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, आँखों में जलन होती है। अभी फ़िलहाल के लिए स्कूल तो बंद थे, पर अब जब स्कूल खुल रहे हैं अभी भी ऐसा कुछ AQI खास बेहतर हुआ नहीं है और हम चाहते हैं कि दिल्ली सरकार इस पे थोड़ा सा ध्यान दे। I came from Hyderabad actually for visiting Delhi along with my wife for a honeymoon trip here. But when I see from Hyderabad temperature to here, there is a lot of difference. I can see a lot of pollution here. I think government should take care of this pollution. They have to take a lot of measures. स्कूल भी बंद है, इतना EQI हो रहा है 400-500, ना पढ़ाई अच्छे से हो पा रही है और मैं साइकिलिंग भी जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ, सांस लेने में मुश्किल होती है और आंखों में से पानी निकलता है। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा ही है। हम लोग तो पहला बार दिल्ली आए हैं, लेकिन पॉल्यूशन सचमुच बहुत ज़्यादा है और सांस लेने का भी दिक्कत हो रहा है। पॉल्यूशन को लेके सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए क्योंकि यहाँ पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा है। जितना हो सके DTC का उपयोग करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का, ऑड इवन रूल को वापस लागू कर देना चाहिए और अगर डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है तो साइकिल्स का यूज़ करना चाहिए, जिससे एयर क्वालिटी में थोड़ा सा सुधार आएगा। और आपको बता दें कि देश के सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। जी हां, वेव्स डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आप आज ही डाउनलोड करें। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दर्शकों के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आ रहा है दूरदर्शन वेव्स के जरिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।